डायलिसिस ट्यूब जिसके अंदर हमने स्टार्च सोल्यूशन सिर्फ डाला हुआ है, ठीक है। नाउ व्हेन वी लुक एट द स्टार्च particles they will not be able to pass through, सिर्फ वाटर जो है वो डिफ्यूज हो रहा है बाय ऑस्मोसिस, दैट इज व्हाई आपका वाटर लेवल इज गोइंग टू स्टार्ट रेजिंग इनसाइड योर टेस्ट ट्यूब। सो यहाँ पे आपके क्या है, हमारे पास इधर हमने सिर्फ स्टार्च डाला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपका वाटर है, सो वाटर में ऑब्वियसली इट्स हाई वाटर पोटेंशियल, स्टार्च है, एक आपने सल्यूट डाला है, यहाँ पे आपकी लो वाटर पोटेंशियल है। सो वाटर इज गोइंग टू मूव इनसाइड जिसकी वजह से आपका वाटर लेवल इज गोइंग टू स्टार्ट इंक्रीजिंग। नाउ द एक्सपेरिमेंट फॉर दिस इज, आपने डायलिसिस ट्यूब लिया, उसके अंदर आपने स्टार्च एंड अमाइलोज डाला है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका स्टार्च एंड अमाइलोज की अमाइलेज की वजह से क्या होगा, स्टार्च विल बी ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज दैट इज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू योर डायलिसिस ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है, द माल्टोज विल डिफ्यूज आउट। सो दैट मीन्स आपका कॉन्सेंट्रेशन अब इधर जो है वो बढ़ जाएगी बिकॉज आपका माल्टोज डिफ्यूज आउट हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, सो लेस वाटर विल नाउ डिफ्यूज इनसाइड द डायलिसिस ट्यूब बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, क्लियर? Yes. Okay, this is an example question similar to ABC wala हमने किया था. This is how you questions are usually asked. You need to tell the direction के कहाँ से कहाँ water flow होगा. Okay, now we come towards osmosis in animal cells and plant cells. Now आपका जो concept है that is same. The only difference is their effect. Overall effect animal cell में क्या होता है, plant cell में क्या होता है, and the reason for the difference in how they will behave is essentially आपके whether they have a cell wall or they don't. ठीक है, वी नो कि सेल वॉल क्या होता है, उसके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। क्यों हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वी स्टडी दिस इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सेलुलोज फाइबर की वजह से, किसकी वजह से? सेलुलोज की वजह से, सेलुलोज फिब्रिल, सेलुलोज में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। सो हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर लेट्स से 0.9% सोडियम क्लोराइड इज एडेड। आपने इसको एक बीकर में रखा है 0.5% सोडियम क्लोराइड की, किसकी वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, योर सेल की या आपके बीकर की? Which has a higher water potential? Beaker. Because their concentration of sodium chloride is less. तो क्या होगा, the water will now move from your beaker into your animal cells. For example, आप red blood cell की example ले रहे हो, ठीक है, पानी अंदर जाएगा, your red blood cell will swell, it will lose its bioconcavity and it will undergo lysis. क्यों lysis में जाएगा, क्योंकि एक cell wall ही need to restrict its expansion. For example, आप balloon की example ले लो, until unless you keep on like blowing inside the balloon, at one point it's going to burst, right? तो जब ये आपका solution जो है, ये external solution, इसको हम क्या कहेंगे, this is hypotonic. Hypotonic का क्या मतलब होता है कि it has more water potential to animal cell. आपका lower solute concentration है outside, so water potential outside the cell will move inside. Water diffuses into the cell by osmosis. आपका cell volume will increase and burst, जिसको हम कहते हैं lyse. Now इसमें क्या है, 0.9% आपका सोडियम क्लोराइड है रेड ब्लड सेल में, आपने बीकर में भी 0.9% लिया। अब बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम, डिफरेंट हो गया, सेम वाटर पोटेंशियल है, सेम वाटर पोटेंशियल, तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, सिमिलर होता है। तो जब आपका एक्सटर्नल सोल्यूशन इज आइसोटोनिक टू एनिमल सेल, वाटर पोटेंशियल आउटसाइड द एनिमल सेल इज सिमिलर टू द सेल्स कंटेंट, इसलिए नो नेट गेन या लॉस ऑफ वाटर होगा एंड सेल विल मेंटेन इट्स शेप। नाउ अब क्या है, 0.9% और यहाँ पे 1.3% है, किसकी वाटर पोटेंशियल ज्यादा है? द सेल। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब क्या होगा, वाटर विल नाउ मूव फ्रॉम योर सेल इनटू द सोल्यूशन इनटू द बीकर, द रेड ब्लड सेल्स विल श्रिंक, इट विल लूज इट्स बायोकॉन्केविटी, इसको हम क्या कहते हैं, क्रीनेशन, ठीक है। योर एक्सटर्नल सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक, it has higher concentration of solutes outside, तो आपका water potential of that solution is less, so water will now diffuse out of the cell by osmosis and your cell will crenate. You need to, when you're defining these questions, when you're explaining these questions, you always need to tell दो चीजें, A कि which has high water potential and low water potential, you always need to specify, ठीक है, and why you are
going, why are you saying कि, oh, the solution has high water potential and be the, and then you need to choose whether it is a hypotonic, hypertonic या isotonic solution. और फिर बाकी डेफिनेशन, बाकी जो ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपने कोई भी आपको सेल दे दे, एनिमल सेल, these explanations will literally stand by for all of them. ठीक है? Okay. Okay. Now let's come towards plant cells. Plant cells में क्या होता है, आपका जो plant cell, for example, अगर hypertonic है plant cell, hypertonic का क्या मतलब है? जो आपका solution hypertonic है, इसका मतलब है water potential solution की ज़्यादा है या कम है? कम है. कम है. So that means plant cells से water will move into your solution, right? Your protoplast, this is the protoplast. Protoplast क्या होता है आपका? That is your cell membrane plus your cytoplasm. This will shrink away from cell wall. देखो ये यहाँ पे अब empty spaces बनना शुरू हो गए. It's shrinking away. And इसको हम क्या कहते हैं? Plasmolysis has occurred. Isotonic solution में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन protoplasm isotonic solution में it just begins to shrink away from cell wall, but then it, क्योंकि आपका equilibrium is reached, तो बिल्कुल हल्की सी shrinkage होती है, इसको हम कहते हैं incipient plasmolysis. ठीक है? Yes, sir. In both of these conditions, hypertonic and isotonic, we are suggesting कि आपका जो pressure potential है, that is 0, और आपका water potential is only dependent on your solute concentrations. ठीक है? And then lastly, hypotonic. Hypotonic में क्या होता है? Your protoplast, since the water is now entering inside your cell, the protoplast will push against the cell wall, ये expand होगा, लेकिन क्योंकि cell wall जो है ये maintain करता है shape, तो ये क्या आ जाएगा into a state of turgidity. ठीक है? Your cell becomes turgid. तो इसके अंदर क्योंकि प्रेशर लग रहा है सेल पे, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक प्रेशर का भी फैक्टर है जिसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर. As the water potential of cell increases further, your pressure will increase. यहाँ पे your water potential is then dependent on your turgor pressure as well as your solute का pressure. ठीक है? Only in hypotonic आपके दोनों factors count होंगे. Clear? Yes, Yes. Look at it once. Or we'll move forward. done now. Done? Okay. Yes. अब हम आते हैं endocytosis and exocytosis. Both of these are known as your bulk transport के mechanisms. इसमें अगर आपने large quantities को move करना है from one place to another, ठीक है? For example, पूरा का पूरा आपने solid है, पूरा का पूरा आपके liquid है, ठीक है? Now, endo का क्या मतलब होता है? Inside. इसमें we discuss two types. एक है phagocytosis, that is of solids. We will discuss this more in detail in chapter 11, जो आप लोगों का immunity वाला chapter भी है. लेकिन phagocytosis क्या होता है? आप solids को engulf कर रहे हो. और pinocytosis क्या होता है? पीने से याद रख लो कि liquid को engulf कर रहे हो. ठीक है? Now, exocytosis में क्या होता है? It is outside the cell. Exo का मतलब होता है exit. For example, आपका बैक्टीरिया है, ठीक है? उसके अंदर आपकी phagocytosis हो रही है, आपने कोई आपका let's say ग्लूकोज का पूरा मॉलिक्यूल है वो आपने अंदर इनगल्फ कर लिया, उसको हम क्या कहेंगे? phagocytosis, because it's a solid. Now, unicellular freshwater organisms में for example ये कैसे play करेगा? They lack cell water, ठीक है? An example of unicellular freshwater organism by the way is amoeba या paramecium. Now, these unicellular freshwater organisms lack cell wall. तो water entry जो है, it might lead to lysis. इसकी वजह से these freshwater organisms have a contractile vacuole.
अब देखो ना, अगर ये सेल वॉल नहीं है तो वाटर एंटर हुआ जा रहा है। सिमिलरली जैसे आपके रेड ब्लड सेल के केस में था, आता जाए आता जाए आता जाए, या बैलून है, आप उसको भरते जाओ, एक पॉइंट के बाद इट विल बर्स्ट, क्योंकि कोई चीज उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही। तो आपके पास अब क्या इसकी अडेप्टेशन है, दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स व्हिच आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो रिमूव करते हैं एक्सेस वाटर फ्रॉम विद इन द सेल। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हैं, दे विल swell in size as they will absorb more excess water and then they will go on and fuse with the membrane. फिर उसके बाद they will contract, these vacuoles will then contract after fusing with membrane to expel the water from the cell. Is this clear? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now let's come towards cell signaling. What does the term signal define? To inform. To inform, to communicate. ठीक है, this is, ये process ऐसा process है जिसके अंदर communication होती है between cells. कैसे होती है? We use cell signaling molecules. Now your cell signaling molecules are chemicals जिसका दूसरा नाम क्या होता है? Ligands. ठीक है, cell signaling molecules क्या होते हैं, इनका nature क्या है? Chemicals. इनका दूसरा term क्या use करते हैं cell signaling molecules का हम? Ligands. Now they can be two types of chemicals, either they're hormones या neurotransmitters हैं. Hormones भी हो सकते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स हम लोग यूजुअली यूज करते हैं जब हमने न्यूरॉन्स के थ्रू कम्युनिकेशन करनी होती है. हार्मोन्स तब होती है अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में हो रही है. Both of them have specific receptors to which they bind. Your ligand now can either be non-polar या polar. Non-polar ligands के अंदर आपकी कौन कौन से आते हैं? For example, आपका estrogen, testosterone and progesterone. So all of your reproductive hormones are all non-polar ligands. इनके जो receptors होते हैं, they are within the cell, cytoplasm या nucleus. क्यों within the cell होते हैं? Hello? Why are they within the cell? Yes. देखो सब कुछ मैं नहीं पढ़ाऊंगी because they will always ask information questions. आपको ये basic चीज याद होनी चाहिए from cell membrane कि ये नॉन पोलर है, इसके रिसेप्टर फिर विद इन द सेल क्यों है? क्योंकि नॉन पोलर सब्सटेंस क्रॉस कर सकता है. गुड जॉब, गुड जॉब. सो दे कैन पास थ्रू इजीली, जिसकी वजह से इनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं है, रादर दे आर विद इन द सेल, ईदर इन योर साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस. आपके पोलर लाइगेंड्स के अंदर आपके आ जाते हैं फॉर एग्जांपल आपके इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ADH, एड्रेनलिन. ठीक है, these are your hormones, and then आपके ACH and dopamine which are your neurotransmitters. Now इनके receptors होते हैं आपके cell surface membrane पे जो उनके target cells के हैं, because they are polar so they can not enter inside the cell. ठीक है? Yes, miss. Okay. Now let's look at its process. ये हमेशा हमेशा cell signaling में आएगा. It's either for 4 or 5 marks. It's a whole mechanism. क्या होता है आपका? सबसे पहले आपका ligand जो है that is secreted from your cell. जिस सेल जो है जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है इस ligand को, वो इसको सिक्रीट करेगा. ligand अब एक बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसको कैसे सिक्रीट करेगा और बल्क में सिक्रीट होता है. तो व्हाट प्रोसेस के थ्रू ये सिक्रीट करेगा? Exocytosis. Good job. Exocytosis. Exocytosis के mechanism से आपका ligand is being released by the cell. ठीक है? This will now, either this ligand will now travel via your bloodstream. ठीक है? And it will go to your target cell जहाँ पे आपका action होना है. Now आपने example दोनों की बतानी. For example, ligand secreted from cell by exocytosis. इसकी example दे लो adrenaline, which is a polar ligand that is secreted from your adrenal glands. Then these ligands are transported to target cell. They can either travel via bloodstream या फिर आपके nerve pathway से, neuron pathway से. तो इसके आप example दे दो जैसे कि hormones, they will always travel via bloodstream, whether it is polar or non-polar. फिर क्या होता है, ये आपके target cell पे आए. Let's say हम polar की example ले रहे हैं, ठीक है? तो they will either, अगर polar substance है तो it will bind on the receptor on the cell surface membrane. अगर non-polar है तो then it will bind on the receptor within your cytoplasm या nucleus. यहाँ तक बात clear हुई है? पहले 3 स्टेप क्या है? जी.
आपके सेल जो है उसने लाइगेंड रिलीज किया, वो ट्रांसपोर्ट हुआ टू योर टारगेट सेल। आपने दोनों की एग्जांपल दे दी। टारगेट सेल पे इट विल बाइंड टू दिस रिसेप्टर ईदर दैट इज प्रेजेंट ऑन योर सेल सरफेस मेम्ब्रेन या विद इन योर सेल इन योर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस। नाउ आपने रिसेप्टर्स को डिफाइन करना है। व्हाट आर रिसेप्टर्स? दीज आर स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू द लाइगेंड। जब आपका लाइगेंड इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, सिमिलरली हाउ आपके कैरियर प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज होता था, रिसेप्टर्स में भी एक कन्फर्मेशनल चेंज होगा जब लाइगेंड इसके साथ बाइंड करेगा। नाउ ये आपका रिसेप्टर है, यहाँ पे आके लाइगेंड ने बाइंड किया, इसकी रिसेप्टर की कन्फर्मेशनल चेंज हुई, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। व्हाट इज दिस नोन एज? Transduction. नाउ ट्रांसडक्शन इज नॉट योर कन्फर्मेशनल चेंज। इस रिसेप्टर की क्योंकि कन्फर्मेशनल चेंज हुई है इसकी शेप की, तो इट इज गोइंग टू नाउ रिलीज सिग्नल्स, ठीक है, इनटू द सेल। और ये जो सिग्नल्स इनटू द सेल होते हैं, दिस इज ट्रांसडक्शन, ठीक है। अब क्या होगा? आपके रिसेप्टर के साथ एक अटैच होता है सब्सटेंस एज नोन एज जी प्रोटीन। नाउ रिसेप्टर की कन्फर्मेशनल चेंज हुई, रिसेप्टर ने सिग्नल दिया इस जी प्रोटीन को, आपका जी प्रोटीन हो गया एक्टिवेट। क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Now, this G protein will now trigger production of your secondary messenger by enzyme. Secondary messenger का example है, for example आपका CAMP, ठीक है? They will mention it in your questions. So आपके G protein, आपके receptor से G protein activate हुआ, G protein ने enzyme को activate किया जो release करेगा many second messengers. For example आपका CAMP. ये secondary messenger जो हैं, ये अब एक enzyme pathway को स्टार्ट करेंगे which is known as an enzyme cascade, ठीक है? that will cause signal amplification. each step पे आपका सिग्नल जो है वो बढ़ता जाएगा, एम्पलीफाई होता जाएगा, ग्रेटर इन स्ट्रेंथ होगा। एंड देन फाइनली लेट्स से आपका फोर्थ एंजाइम जब आपका वो क्या कहते हैं एक्टिवेट हुआ, दैट इज लेट्स से आपका लास्ट एंजाइम, दैट विल कैरी आउट योर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आपकी सिक्रीशन होगी, आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, मूवमेंट होगी, या मेटाबॉलिक चेंज हो गया। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. सो इसके अगर मैं क्या कहते हैं आपको शॉर्ट हैंड नोट्स बना दूं फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, आपने बताने हैं एक्सोसाइटोसिस, क्या आपके सेल ने बनाया क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट आई सेड कि व्हेनेवर यू गाइस आर सॉल्विंग पास्ट पेपर्स या आपका जब सीआई एग्जाम एज वेल, तो मैंने बोला था आपने एक माइंड मैप बनाना होगा। दिस इज द माइंड मैप टू इंश्योर कि आपके कोई पॉइंट्स मिस नहीं होते। एक्सोसाइटोसिस हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, किधर ट्रांसपोर्ट हुआ? टू योर टारगेट सेल। फिर आपने बताना है कि रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, और आपने फिर रिसेप्टर को डिफाइन करना है। फिर ट्रांसडक्शन हुई, फिर आपका जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। जी प्रोटीन ने एक्टिवेट किसको किया? आपके एंजाइम को, जिससे आपका क्या बना? सेकेंडरी मैसेंजर। इससे आपका सेकेंडरी मैसेंजर ने क्या स्टार्ट किया? एंजाइम कैस्केड। क्यों एंजाइम कैस्केड स्टार्ट किया? ताकि आपका सिग्नल एम्पलीफाई हो। फिर जो आपका फाइनल एंजाइम होगा, दैट विल कैरी आउट रिस्पॉन्स। आपने रिस्पॉन्स के एग्जाम्पल बता दिए कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्शन, मूवमेंट, ऑल ऑफ दैट स्टफ। रिसेप्टर की बाइंडिंग की तरह आपने ये भी बताना है कि रिसेप्टर की क्या कहते हैं, यू नीड टू टॉक वेयर दिस रिसेप्टर इज प्रेजेंट, और इसकी शेप की डिस्क्रिप्शन आपने बतानी है कि यू नो इट इज वेरी स्पेसिफिक टू इट्स शेप ऑफ द लाइगेंड, और जब लाइगेंड बाइंड करता है तो उसकी कन्फर्मेशन चेंज होती है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिवाइज दिस, ठीक है? Yes, ma'am. Look at the process once. Could you zoom in a bit? Yeah. Thank you.
Done. Aima, are you done as well? Yes, ma'am. Okay. Now, what are the questions that might be asked? For example, आपसे पूछेंगे कि explain why hormone S doesn't need to pass through a transport protein to enter cytoplasm of target cell. क्यों? It's non-polar. It is non-polar. ठीक है? या hydrophobic. तो it can easily pass through your क्या कहते हैं आपका हाइड्रोफोबिक कोर. आपने एक्सप्लेन करना है. सो यू नीड टू टेल द इंटायरिटी. अगर आपने बोल दिया नॉन पोलर, दैट इज जस्ट स्टेटिंग. एक्सप्लेन का क्या मतलब है? आपने बताने के इस नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक है. इट कैन इजीली क्रॉस योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर या फिर आपका हाइड्रोफोबिक कोर. नाउ एक्सप्लेन व्हाई हार्मोन एस बाइंड्स ओनली विद रिसेप्टर आर इन साइटोप्लाज्म एंड नॉट विद अदर रिसेप्टर्स. Because it is specific to that receptor, and it can bind with that receptor and then be transported. So specific, आपने बताने bind to transporter, that is all. You're just repeating the wordings of the question. इसकी specific को आपने दूसरा क्या term देना है कि its shape is complementary to the receptor. ठीक है? The receptor is specific. आप इसका क्या लिखोगे? Receptor is specific as its shape is complementary to your hormone या ligand. ठीक है? Is that clear? Yes. So सेल सिग्नलिंग में they'll either ask ये दो questions या फिर वो आपसे पूछेंगे, आपको वो बताएंगे कि अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बताओ कि प्रोसेस क्या है आपकी सेल सिग्नलिंग का. So this is your these three things are what you need to focus on for this chapter. Clear? Yes, ma'am. Okay, and with that our cell membrane is also finished. आप लोगों का संडे को टेस्ट है. Did you guys do questions? Yes, ma'am. Yes. Did you find any difficulty? I know you sent me one, Arfa. उसके अंदर that was same as जो मैंने आप लोगों को past papers आपका जो test भी था उसमें भी दिया था. Yeah, I read the response. Okay, perfect. चलो, take care guys. Good luck for the test on Sunday. Thank you, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz.